हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में आपका स्वागत है, जहां पर आप क्लासरूम टीचिंग का अनुभव करेंगे। और यदि आपको क्लासरूम टीचिंग का अनुभव करना है अपने घर बैठे, तो इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री के वीडियो आप घर पर बैठ करके जरूर देखें और अपने साथियों को बताएं कि क्लासरूम टीचिंग का यदि अनुभव करना है तो इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में करना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये क्वांटम संख्या बताई थी और उसके बाद में फिर मैंने फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अर्थात ऑर्बिटल्स कैसे भरे जाते हैं, और उसमें मैंने आपको बताया था कि तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का आज का जो टॉपिक है वो है तत्वों का वर्गीकरण एवं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फाइनली मैं आपको लॉन्ग टेबल और जो आधुनिक है उसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने वाला हूं। जो आज का उद्देश्य है कि तत्वों का वर्गीकरण, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है, हमें आवश्यकता क्या पड़ी। यदि आपसे पूछे कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, क्यों करते हैं तत्वों का वर्गीकरण, तो आप समझिए इस बात को कि प्रारंभ में क्या थे कि तत्वों की संख्या बहुत ही कम थी, लेकिन जो जो धीरे धीरे तत्वों की संख्या बढ़ती चली गई, जब तत्वों की संख्या बढ़ी तो उनके यौगिकों की संख्या भी बढ़ गई। तो इतने सारे तत्वों को और इतने सारे यौगिकों को याद करना और उनके बारे में पढ़ना बड़ा कठिन कार्य हो गया। अतः उनके अध्ययन की सुविधा के लिए उनके अधिक से अधिक तत्वों के बारे में, उनकी गुणों के बारे में, उनके भौतिक गुणों के बारे में, उनके रासायनिक गुणों के बारे में जानने के लिए उनका वर्गीकरण करना पड़ा। और वर्गीकरण करने के अंतर्गत कुछ तत्वों का अपने को ये पता लगा कि तत्वों में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनके समान गुण भी होते हैं। अतः यदि मैं आपको एक उदाहरण दूं, आपके स्कूल में यदि 1000 विद्यार्थी हैं और 1000 विद्यार्थी को इकट्ठा करके पूरा स्टाफ यदि एक साथ बाहरी आपके प्रेयर ग्राउंड में उन विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे, तो क्या पढ़ाई संभव है? निश्चित रूप से आप कहेंगे नहीं, ऐसे तो नहीं पढ़ा जा सकता। फिर आपको क्या करते हैं, क्लासेस के अनुसार क्लासेस 9, 10, 11, 12 और क्लासेस अलग अलग बांट दी। फिर आपके टीचर आ गए और 9th क्लास के सब टीचर आकर के या 11th क्लास के सब टीचर आकर के अलग अलग एक साथ पढ़ाने लगे, फिर भी पढ़ाई संभव नहीं है। फिर क्या किया, आपको फैकल्टीज वाइज साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की फैकल्टीज में अलग किया। फिर भी आपके अध्यापक है। अंत में आपको पीरियड वाइज की फर्स्ट पीरियड में आपको हिंदी पढ़नी है, सेकंड में केमिस्ट्री पढ़नी है, फोर्थ में आपको फिजिक्स पढ़नी है, जो भी आपका है पीरियड वाइज टाइम। इस प्रकार से वर्गीकरण करने के बाद आपकी पढ़ाई सुविधा पूर्वक होती है। अतः तत्वों का वर्गीकरण भी क्या हुआ कि पढ़ाई का अध्ययन की सुविधा, तत्वों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उनका वर्गीकरण करना आवश्यक हो गया। और इस सिस्टमेटिक वर्गीकरण करने के लिए बहुत सारा इसका जो सीधा मैंने बता करके इसका थोड़ा सा इतिहास भी, मैं 5-10 मिनट में इसकी हिस्ट्री बताने वाला हूँ। आपको अच्छा नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपना फर्स्ट समझता हूँ कि आपको इसका कुछ इतिहास बताऊं। आपको हिस्ट्री मान लो पसंद नहीं है तो आप इसको वीडियो को 5-10 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं। फिर मेरा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसकी जो टेबल में बनाऊंगा, आपको सिखाऊंगा, वो आप जरूर सीखें। लेकिन मैं अपना दायित्व समझता हूँ कि आपको इसके इतिहास के बारे में भी बताऊं। सबसे पहला जो वैज्ञानिकों ने उस समय जो तत्व लगभग 1800 में आपके तत्व जो है ना 30, 32, 35, 31 तत्व ही होते थे। इसलिए तत्वों को जिसमें लोहा, सोना, चांदी और लोहा, तांबा इस प्रकार के होते थे। और आपकी गैसेज होती थी, प्राण वायु बोलते थे, ऑक्सीजन को नाइट्रोजन होती थी, या जो भी आपकी गैसों की उनको जानकारी थी। तो उन्होंने तत्वों को केवल 2 ही भागों में बांटा। नंबर 1 कौन सा, धातु व अधातु, धातु। और फिर उसके बाद में मेटैलाइट का नाम आ गया, या उनको उपधातु के नाम से जान दिया। उपधातु भी पर जब कार्बन
और सल्फर, कार्बन और सल्फर का पता लगा तो इन तत्वों को नए तो धातुओं में आते हैं, नए अधातुओं में आते हैं, इसलिए इनको बीच का भी क्या है, उपधातु का नाम दिया गया। फिर उसके बाद में कुछ लोगों ने प्रयास किया, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ गई, कुछ क्षारीय तत्व आ गए, सोडियम, पोटेशियम, जैसे तत्वों का नाम, उनकी फैमिलीज बना दी गई। जैसे क्षारीय धातुओं की फैमिली सोडियम, पोटेशियम बना दिया, हेलोजन फैमिली बना दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बना दिया, तो फैमिलीज भी बनाई गई। फिर उसके बाद में धीरे धीरे एक वैज्ञानिक आए, कौन? डोबरीनर। डोबरीनर को आप जरूर याद रखना, डोबरीनर वैज्ञानिक आए, डोबरीनर ने क्या किया, रीनर ने क्या किया कि तीन तत्वों के ट्राइड बनाए, त्रिक बनाए। तो डोबरीनर का त्रिक का नियम कहते हैं, त्रिक नियम, प्लीज इसको थोड़ा याद रखना। ट्रायड लॉ बोलते हैं इसको, TRAID, ट्रायड लॉ, अर्थात तीन तत्वों का के समूह बनाए। जैसे यहां से बनाया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का नंबर एटॉमिक वेट होता है 7 और पोटेशियम का एटॉमिक वेट होता है कितना, 39, पोटेशियम का 39। तो अब आप देखेंगे कि ये एक ट्रायड में 3 तत्व होते हैं, पहला तत्व और तीसरे तत्व के एटॉमिक वेट का एवरेज का औसत, यानी 7 + 39 = 46 और उसका एवरेज 23, और ये बीच के 23 के बराबर आता है। ये देखिए कितना बढ़िया, तीनों में गुणों में समानता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम गुणों में समानता है, क्षारीय तत्व है, क्षार बनाते हैं, तो धीरे धीरे इनकी क्रियाशीलता बढ़ती चली जाती है। और एक ट्रायड में सबसे बढ़िया संबंध क्या बताया कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत बीच के तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर या बराबर होता है। इस प्रकार से और भी कैल्शियम स्ट्रांशियम बैरियम का भी आप इसी प्रकार से देख सकते हैं, बैरियम, क्लोरीन और ब्रोमीन का भी देख सकते हैं। इस प्रकार से उसने काफी ट्रायड्स बनाए। तो मैं आपको केवल इतिहास बताना चाहता हूँ, विस्तृत में आपको मैं चर्चा नहीं करना चाहता। तो ये डोबरीनर आए, उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए, उनको कहते हैं न्यूलैंड वैज्ञानिक आए, न्यूलैंड नाम लिखिए आप, न्यूलैंड वैज्ञानिक आए। न्यूलैंड ने अष्टक का सिद्धांत दिया, अष्टक का नियम दिया। मैं कोई सफाई नहीं कर रहा हूं, जैसे क्लासरूम में आपको धीरे जल्दी बताया जाता है वैसे ही बता रहा हूं मैं, कोई दिक्कत। न्यूलैंड का अष्टक का नियम, न्यूलैंड के अष्टक के नियम के में न्यूलैंड ने जितने ज्ञात तत्व थे उनको सभी को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। फिर उन्होंने व्यवस्थित करने के लिए पाया कि कुछ इंटरवल के बाद में गुणों में क्या चीज आती है, समानता आती है, जिसको आज हम पढ़ेंगे। न्यूलैंड था शुरू में स्थान में बनाने वाला न्यूलैंड, लेकिन उसको उतनी उस समय सफलता नहीं मिली। लेकिन न्यूलैंड ने ये बताया था कि परमाणु भारों को क्रमानुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के गुण के बराबर होते हैं, समान होते हैं। प्रत्येक 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के बराबर होते हैं। तो ये 8 गुण, तो उन्होंने क्या बताया, उदाहरण बताया उन्होंने कि लिथियम ले लीजिए, लिथियम, अब मैं थोड़ा साफ लिख रहा हूं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये 1 2 3 4 5
और ये 7 तत्व लिए, मान लो लिथियम का नंबर लिया उन्होंने 3 लिथियम, ये परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हैं। अब पहले तत्व के बाद फ्लोरीन आने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे इसका नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। और उसके बाद में 8वां तत्व जो है, 6 7 तत्व, 8वां तत्व सोडियम लिया, सोडियम को यहाँ पर लगा दिया, अर्थात 8वां सोडियम का नंबर कितना होता है? 11। फिर मैग्नीशियम के बाद में यहाँ बोरोन, मैग्नीशियम 12, और यहाँ पर एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, और नाइट्रोजन फास्फोरस 15, ऑक्सीजन सल्फर 16, क्लोरीन और ये 17। फिर उसके बाद में 18 को छोड़ा और 19 को यहाँ पर पोटेशियम और कैल्शियम आ गए। इस प्रकार से यानी कि यदि आप बेरिलियम का 8वां तत्व देखेंगे तो यहां से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, यानी कि बेरिलियम के मैग्नीशियम के गुण बनते हैं। बोरोन का 8वां तत्व कौन है? एल्यूमिनियम, यानी बोरोन और एल्यूमिनियम के तत्व मिलते हैं। लेकिन न्यूलैंड का क्या रहा कि ये पहले 20 तत्वों पर ही, पहले प्राथमिक 20 कुछ तत्वों के ऊपर ही न्यूलैंड का यस्टक का नियम क्या है लागू कर पाए, इसलिए न्यूलैंड को कोई अधिक मान्यता या अधिक वेटेज नहीं दी गई और न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन इसी प्रकार से रह गया, इसको अधिक वैज्ञानिकों ने मान्यता। ये फिर मैं आपको बताता हूं, ये उसी प्रकार से है। इसको ऑक्टेव का नियम क्यों कहा जाता है? जैसे आपके क्या चीज है कि म्यूजिक में 700 नोट्स होते हैं, सा रे गा म प ध नी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8वां फिर सा आ जाता है। तो इस प्रकार सारे गा, सा रे गा ग म प ध नी और वापिस सा आ गया था। तो इसलिए इसको अष्टक का नियम, ऑक्टेव का नियम कहा जाता है। उसके बाद में आते हैं लोगर मेयर। मैं आपको जल्दी में बता रहा हूं, प्लीज मेरा फर्ज बनता है मैं आपको कुछ न कुछ इसका इतिहास जरूर बताऊं कि उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट आता है वो आते हैं लोगर मेयर। एक वैज्ञानिक आते हैं, लोगर मेयर ने क्या बताया कि तत्वों की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, तत्वों का एटॉमिक वॉल्यूम है, बॉइलिंग पॉइंट है, अर्थात गलन, बॉइलिंग क्या बोलते हैं इसको, बॉइलिंग पॉइंट जिसके ऊपर कोई द्रव उबलता है अर्थात उसको, और दूसरा क्या बताया मैंने, गलन पॉइंट बताया और उबलने वाला पॉइंट बताया। तो लोगर मेयर ने ये बताया कि उसने भी परमाणु भारों को बढ़ते क्रम में पाया और उसके दिया। फिर उन्होंने ग्राफ खींचा। ग्राफ में क्या है, किस तरह से ग्राफ खींचा, यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या चीज हो गया, उनका परमाणु भार लिया और यहाँ के भौतिक गुण लिए, वॉल्यूम लिया, मान लो एटॉमिक वॉल्यूम लिया। तो ये ग्राफ इस तरह से आया, इस तरह से ग्राफ आया। इसमें गुणों की आवर्तिता मिले। यहां मैं आपको बताता हूं, देखिए किस तरह से, यहां यदि लिथियम आता है तो उसके बाद में जितने भी पीक हैं यहाँ पर सोडियम आएगा, यहाँ पर लिथियम सोडियम, यहाँ पोटेशियम आएगा, रुबिडियम आएगा, सीशियम आएगा और फिर यहाँ पर फ्रेंसियम आएगा। यानी कि एक जैसे स्थान पर हर एक पीक के ऊपर ये आवर्तिता ही तो है, अर्थात प्रत्येक पीक को एक ही प्रकार के तत्व ग्रहण करते हैं, एक ही प्रकार के तत्व उस पीक को उसका स्थान ग्रहण करते हैं। जिससे मान लो यहाँ से लिथियम से यहाँ से हीलियम, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हीलियम नियोन लेंगे, नियोन यहाँ पर है, आर्गन यहाँ पर है और क्रिप्टन यहाँ पर है, जीनोन यहाँ पर है और रेडान यहाँ पर है। अर्थात
एक जैसे गुणों वाले तत्व एक जैसा स्थान ग्रहण करते हैं, ये लोदरमेयर ने बताया। तो लोदरमेयर, लेकिन ये भी अधिक कोई अध्ययन करने में सुविधाजनक नहीं था, इसलिए इसको भी किया। लोदरमेयर के साथ साथ में एक वैज्ञानिक दूसरे आए जिसका नाम आप बहुत जानते हैं, और वो थे डिमित्री मेंडलीव। तो मेंडलीव के नाम से जाने जाते हैं, मेंडलीव की सारणी बनाए जाते। मेंडलीव ने भी तत्वों के गुणों पे किया, उन्होंने भी इसी प्रकार से कार्य किया, और उन्होंने धीरे धीरे लोदरमेयर और मेंडलीव ने साथ में भी काम किया, कुछ आपस में विचार में इस पर किया। लेकिन मेंडलीव ने धीरे धीरे अंदर बैठ करके और तत्वों के वर्गीकरण को एक टेबल के रूप में बना के दे दिया, और उन्होंने एक मेंडलीव की आवर्त सारणी, आप इससे पहले जो लॉन्ग रूप है आपका आधुनिक आवर्त सारणी है, उससे पहले हमने क्या पढ़ा वो पढ़ते हैं। जब हम अपने हाई स्कूल क्लास में पढ़ा करते थे, अपनी कॉलेज स्टडी में पढ़ा करते थे, उस समय लंबी ये जो लॉन्ग फॉर्म है, आधुनिक जो आवर्त सारणी है, ये नहीं थी। हम लोगों ने तो मेंडलीव की आवर्त सारणी से ही अपनी पढ़ाई जो है ना कंप्लीट की है, इसलिए मेंडलीव की सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानना, इसको मैं आपको बताता हूं। मेंडलीव, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो पहले मैं आपको ये आवर्त सारणी, पीरियोडिक शब्द क्या होता है? पीरियोडिक। अब आप समझने की बात करें कि मैं आपको समझा रहा हूं, ये पीरियोडिक शब्द कहां से लाए। हम आवर्त सारणी कहते हैं, इस आवर्त का क्या मतलब होता है? आवर्त का मतलब ये होता है कि आवर्त की जो साथी, इसको पहले मैं आपको फिजिक्स की बात बताता हूं। मान लो ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, और ये पेंडुलम क्या करता है, एक सेकंड के अंदर यो आकर के यहां आता है, और ये आकर के यहां आता है, एक सेकंड के बाद में यो यहां से आकर के और ये वापिस चला जाता है एक सेकंड में। तो प्रत्येक एक सेकंड के बाद में इस पेंडुलम की स्थिति ये होगी। इसको क्या कहा जाता है फिजिक्स में? आवर्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आवर्त गति कहते हैं। अर्थात निश्चित समय में ये अपनी वापिस उसी स्थिति पर आ जाता है, एक सेकंड के बाद में जहां से चला, ये यहां से चलेगा, एक सेकंड के बाद में वापिस ही आ जाएगा। इस गति को क्या कहा जाता है? आवर्त गति कहते हैं। आपने घड़ी बांध रखी है, इसमें भी आवर्त है, क्योंकि एक जो घंटे वाली सुई है, एक घंटे बाद में जो टाइम बताती है, वो 12 घंटे के बाद में अपनी जगह आ जाएगी। सेकंड वाली सुई पूरा चक्कर काट के एक मिनट के बाद में अपनी जगह आ जाती है। ऐसी ये सब इस प्रकार की जो कहलाती है आवर्त गति कहलाती। तो यही आवर्त यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में भी लगाया गया है। इस बात को समझ रहे होंगे कि ये आवर्त शब्द केमिस्ट्री में कहां से आया? यहां से आया। और इसलिए, और यहां पर हम क्या कहते हैं कि एक निश्चित इंटरवल के बाद में, एक निश्चित संख्या के बाद में तत्वों के गुणों में समानता आती है, अर्थात तत्वों के गुणों में समानता आती है। इसलिए हम इसको क्या कहा जाता है? आवर्त तालिका कहते हैं। आवर्त शब्द कहां से आता है? पीरियोडिक टेबल। तो ये आप समझ रहे हो, आपने आवर्त शब्द किस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया है। अब मैं मेंडलीव की आवर्त सारणी बताता हूं। मेंडलीव ने एक सबसे पहले रूल बनाया, उसको क्या कहते हैं? मेंडलीव का नियम कहते हैं, तत्वों के वर्गीकरण का नियम कहते हैं। मेंडलीव लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन उसको कहा जाता है। उस क्लासिफिकेशन लॉ को क्या कह दिया, मैं बोल के दिखाता हूं कि वही ये गुण आपको आधुनिक टेबल के, ये जो मैं आपको रूल बता रहा हूं मेंडलीव, इसी का मॉडिफिकेशन आधुनिक आवर्त सारणी में, इसलिए इसको याद कर लेना। कोई बड़े, मैं बोल के बता देता हूं आपको कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, प्लीज लिख लें आप यदि लिखना चाहे। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, उनके तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, उनके परमाणु भारों के, उनके
परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। तो इस नियम के आधार पर मेंडलीव के सामने उस समय 94 तत्व भी आ गए थे, कुछ तत्व नहीं थे, तो मेंडलीव ने 94 तत्वों को क्या किया कि परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके और उनकी टेबल बनाई। टेबल बनाने में क्या किया कि टेबल बनाने में तो क्या कहते हैं कि इस प्रकार से टेबल बनी, ये टेबल बनती है, यहाँ टेबल बनती है, ये रोज होती है, ये रोज दो प्रकार की हो गई। एक तो ये जो रो थी, ये रो, ये सब की, और ये हॉरिजॉन्टल रो, और ये तो इनको तो क्या कहा गया, आवर्त कहा गया। इनको तो आवर्त 1 2 3 7 तक ही 7 आवर्त बनाए। और उसी प्रकार से इन रोज को क्या कहा गया, समूह, समूह कहते हैं, और इनको ग्रुप कह दिया जाता है, ग्रुप भी इनको बोला जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से ये टेबल बनाने के बाद में अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा उसका वर्णन बता देता हूं आपको आवर्त सारणी का, कि पीरियोडिक टेबल के आवर्त सारणी में क्या हुआ। समूह जो थे, समूह एक से लेकर के फर्स्ट, एक से 1 to 7, 1 to 7 8 और उसके बाद में 0 से, और 1 to 8 के बाद में इन फर्स्ट टू 8 को फर्स्ट ए व बी में भी बांटा गया, ए व बी में बांटा गया, और 8 को 3 हिस्सों में, 3 खानों में बांटा गया, 1 2 3, और ये इसको एक खाना। तो अब आप देखेंगे, मैं इसका रिलेशन आपसे बताता हूं आधुनिक सारणी से। आधुनिक सारणी में आपको 18 ग्रुप बनाने पड़ते हैं, कहां से आए ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आधुनिक सारणी में 18 ग्रुप बनाते हैं। ये 18 ही क्यों बनाते हैं, ये कहां से आए, ये मेंडलीव की सारणी से आए, इसलिए मेंडलीव को जानना जरूरी होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त बनाते हैं, ये किसने बताए, ये मेंडलीव ने बताए। तो मेंडलीव की, तो इसलिए उसको लॉन्ग फॉर्म कहा जाता है, आधुनिक किया जाता है। जैसे फर्स्ट वेद है, इसमें फर्स्ट ग्रुप को ए और बी में, सेकंड को भी ए और बी में, थर्ड को भी ए और बी में, तो इसका मतलब 7 है। ये ए और बी, ये 14 खाने हो गए। कितने खाने हो गए, ये ए और बी के 14 खाने हो गए। और उसके बाद 8वें ग्रुप के 3 खाने ये हो जाते हैं, और एक 0 ग्रुप का बन जाता है। इसलिए आप उसमें, मैं अब आपको जब आपस में लॉन्ग फॉर्म बताऊंगा उसमें यही कहूंगा कि 18 खाने बनाइए, 18 ग्रुप बनाइए। तो 18 ग्रुप आए कहां से हैं, और उस ग्रुप में फिर हम आपको कहते हैं फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, थर्ड ए, थर्ड बी, और इस प्रकार से उनके नाम दिए जाते हैं। तो इनसे उनका इनको फिर क्या है कि इनको सेपरेट कर दिया, ए बी को भी सेपरेट कर दिया। इस 8 ग्रुप के 3 खाने इनको भी अलग अलग नंबर दे दिए, और ये 4 हो गए। इस प्रकार से आपके 18 खाने आ जाते हैं। और समूह के अंदर यहाँ पर कितने खाने आते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, उनको आवर्त बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, आवर्त। इट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये मैंने आपको संक्षेप में पीरियोडिक टेबल की अर्थात आवर्त सारणी की एक छोटी सी हिस्ट्री बताने की कोशिश की है। और अब मैं आपको बताता हूं कि आप इसकी लॉन्ग टेबल कैसे बनाएंगे। मैं आपको यहाँ अभी आपको एक टेबल पे, इस पे टेबल का वीडियो बनाऊंगा, और उसके साथ में आप मेरे साथ अपना आवर्त सारणी की टेबल बनाना, उसको कैसे याद करते हैं ये भी बताऊंगा। और फिर उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आज का जो मुख्य टॉपिक था तत्वों का वर्गीकरण और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो अब स्टार्ट होता है। लेकिन मैंने सोचा मेरा फर्ज है थोड़ा सा आपको आवर्त सारणी का इतिहास जरूर बता दूं, तो इतिहास बताने की कोशिश की।